हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हम एस्टेट टीजीटी साइंस को कैसे क्लियर करेंगे, इसकी क्या ट्रिक्स हैं, क्या टिप्स हैं, ये सब है ना बच्चों, मैं खुद के एक्सपीरियंस पे ही बताऊंगी। मेरा एस्टेट टीजीटी क्लियर है, टीजीटी साइंस क्लियर है, टीजीटी मैथ क्लियर है, रीट क्लियर और सीटेट के दोनों लेवल क्लियर है। जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो प्रॉपर मिलेगी, ठीक है, बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो इस पे। अब देखो, हमें एस्टेट टीजीटी साइंस को क्लियर करना है, उसकी सबसे पहली चीज तो बिलीव योरसेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, आपका पेपर जरूर पास हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो चाहे सिलेबस उनको कम ही आता हो, सिलेबस कम कर लेंगे, लेकिन खुद के ऊपर इतना विश्वास होता है कि मेरा पेपर जरूर पास हो जाएगा, और उसका पास होता भी है। बच्चों, सबसे पहले बच्चे विश्वास ही नहीं कर पाते कि उनका पेपर पास होएगा या नहीं। खुद के ऊपर 100% विश्वास रखिए कि आपका पेपर जरूर पास हो जाएगा, तो आपका 100% पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पहले हमने खुद के ऊपर विश्वास कर लिया, ठीक है, कि मेरा पेपर पास हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, ठीक है, ये 3 पॉइंट है। इंफॉर्मेशन, हमें कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें एस्टेट को क्लियर करना है। एस्टेट आ गया, दिसंबर में आ गया, जनवरी में आ गया, नवंबर में आ गया, इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉलेज लेनी है बच्चों, कि एस्टेट में क्या पूछा गया है, या फिर एस्टेट में क्या सिलेबस दिया गया है, ठीक है। सिलेबस का पता चल गया, हमें नॉलेज आ गई कि एस्टेट यहाँ पे होएगा, और सिलेबस भी आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, विजडम लेनी है। मतलब क्या, जो एस्टेट के जो टॉपिक मेंशन होते हैं ना, उनको एक एक टॉपिक को देखो, और एक एक टॉपिक में ये देखो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मुझे अपनी तैयारी कैसे करनी है। वो क्या होती है, हमारी विजडम, कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। टॉपिक आ गया, टॉपिक में प्रीवियस ईयर में ये पूछा है, ये उसके बाद बच्चा क्या करेगा, यूट्यूब पे सर्च करो, या फिर अपने ऑथेंटिक सोर्स जो है उससे देखो, या कहीं से भी करो, एक प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं ना, जो विजडम वाले बच्चे, जो बिल्कुल टू द पॉइंट कि मेरा ये टॉपिक है, ये प्रीवियस ईयर है, मुझे यहाँ से पढ़ना है, इन्हीं बच्चों का बच्चों पेपर पास होता है। और यही बच्चे होते हैं जो 4 से 5% जिनका रिजल्ट आता है ना, वो विजडम वाले ही बच्चे होते हैं, जो देखते हैं, समझते हैं, चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जिनके पास अकेली इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, वो बच्चे होते हैं 95%, जिनका पेपर पास नहीं होता, और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि नहीं, पेपर तो बहुत टफ है, पेपर में इतने सब्जेक्ट है, ये फिर क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं अपने, ठीक है। जो विजडम वाला बच्चा होता है, वो अपनी चीजों को देखेगा, समझेगा, और कहीं से मतलब सोर्स इकट्ठे करेगा और पढ़ना चालू कर देगा। तो आपको विजडम तक पहुंचना है, ठीक है, आपको एस्टेट की विजडम तक पहुंचना। आपके पास सिलेबस आ जाएगा, टॉपिक देखो, प्रीवियस ईयर देखो, और आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये हो गई बात। अब देखो, तीसरी बात, ये मैंने सिर्फ बता दिया कि भाई हमें क्या करना, बच्चे कैसे कर, सिलेबस आने के बाद हमें क्या करना है, हमें कैसे टॉपिक देखने हैं, प्रीवियस ईयर देखने हैं। अब देखो बच्चों, जो मैं खुद की बता रही हूँ कि खुद के एक्सपीरियंस पे, आपको बुक नहीं लेनी कोई भी मार्केट से, आपको बुक परचेज करनी ही नहीं है मार्केट से, कि कोई जैसे एस्टेट के नाम पे बुक आती है साइंस की, और ये आपको नहीं लेनी, क्योंकि उससे है ना बच्चों, पेपर पास नहीं होएगा, कन्फर्म उससे पेपर पास नहीं होगा। जो बुक में दिया होता है पेपर, उससे बिल्कुल अलग ही आता है। बुक वाला कभी पेपर पास नहीं कर पाओगे। अगर आप अरिहंत या कोई भी बुक ले रहे हो, तो ये मानो आपका पेपर पास नहीं होएगा, चाहे कितना भी पढ़ लेना उसमें से। ये खुद का एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। अब देखो, फोर्थ कैटेगरी, आपको है ना ये पता चल गया, अभी सिलेबस आ जाएगा स्टेट का, आपको सिलेबस का पता चल गया, ठीक है, कि आपका सिलेबस ये है। उसमें बच्चों देखो, इतना एनालिसिस तो आप कर ही सकते हो। मानो अगर आपने फिजिक्स से बीएससी भी कर रखी है, मास्टर्स भी है कई, तो फिजिक्स से मानो आपने मास्टर्स कर रखी है, आपको एक टॉपिक है फिजिक्स में, उसका पता है, मान लो मिरर है, आपको मिरर का पता है कि ये है ना 10th तक कितना हो, और 11th-12th में कितना है, आपको ये सब पता है। अब आप है ना टॉपिक आने के बाद उसका पीवाईक्यू देखोगे ना, जब टॉपिक आने के बाद उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर वाले ने डीप लेवल पे पूछा है, सरफेस लेवल पे। अगर आपने ये एनालिसिस कर लिया ना कि 11th-12th में सरफेस से ही पूछ रखा है, और 9th-10th में डीप से पूछ रखा है, तो आपको एक चीज का तो आपको पता था, क्योंकि आप उसमें मास्टर्स थे, तो आप वही चीज इन दोनों पे भी लगा सकते हो कि इसका भी हमें 9th-10th बेस करना हो, और 11th-12th हमें सरफेस
तक क्लियर करना है। तो आपको इसमें मतलब क्या करना है, जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक को उठाओ, प्रीवियस ईयर को देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ तक क्वेश्चन डालता है, मतलब कितना डीप लेवल पे पूछता है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो आपको पता चल गया, सरफेस से है, डिप से, ये तो पता चल गया। अब दूसरी बात ये देखो बच्चों कि आपको है ना, जब आप टॉपिक करोगे ना, जब आप टॉपिक करोगे तो इस टॉपिक को ऐसे ही मत निपटा दियो कि देखा और ठीक है कर लिया हमने, बस निशान लगा दी। इस टॉपिक के साथ में नोट्स भी बनाने हैं, नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, और साथ में जो बच्चे पेपर पास करते हैं वो क्या करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं और साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। मतलब जो आप पेपर के टाइम पे देखते हो फॉर्मूला वगैरह, कुछ ट्रिक्स वगैरह, वो आप अपनी एक छोटी कॉपी बनाते हो, जो डायरी बनाते हो उसमें लिखते हो। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगी। ये दोनों चीज करनी है आपको, अपने जो टॉपिक है उसके नोट्स भी बनाने हैं, आपको अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, कुछ ट्रिक है जो वो भी लिखनी है, कुछ फॉर्मूले है वो भी लिखने हैं, जो लास्ट टाइम पे आपके पेपर में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अपने टॉपिक को देखा, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, ट्रिक्स बनाई, फॉर्मूला बनाया। अब देखो जो छठी चीज है ना बच्चों, कई बार क्या होता है कि बच्चा है ना बिल्कुल अनस्टेबल हो जाता है कि मेरा तो सारा सिलेबस नहीं होएगा, तैयारी के दौरान ही वो सोचने लग जाता है कि मैं है ना 100% सिलेबस नहीं कर पाऊंगा, सिलेबस मेरा 100% नहीं होएगा। मैं आपको सच्चाई बताऊं बच्चों, 100% सिलेबस किसी का भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता, क्योंकि 100% सिलेबस आपको 150 नंबर का पेपर आता है, उसमें से 90 नंबर लेने क्लियर करने के। आपको ये थोड़ी ना बोला उसने पेपर वाले ने कि आपको 150 के 150 लेने हैं, किसी के भी नहीं आते 150 में से 150। आपको जब ये ही ऐसे बोला कि 100% सिलेबस में थे में से 60% में पास होना है, तो आप इतनी भड़क क्यों लेते हो कि मेरा 100% सिलेबस नहीं हुआ। आपको 150 के 150 नहीं लेने, आपको 90 लेने हैं। तो कई बच्चे इस बात पे बहुत अनस्टेबल रहते पूरी तैयारी के दौरान, इसी बात में अनस्टेबल रहते कि मेरी तो ये छूट गई, मेरी बायो छूट गई, मेरी फिजिक्स छूट गई, मेरा ये चैप्टर छूट गया। ये बिल्कुल नहीं करना। आपका 80 से 90% भी अगर सिलेबस हो जाता है ना बच्चों, तो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। ठीक है, 80 से 90% तो बहुत ज्यादा सिलेबस है आपका, अगर आप कवर कर लेते हो तो एक अच्छे वे से। ठीक है, तो आपको इस चीज की बिल्कुल भड़क नहीं लेनी और कि मेरा पूरा सिलेबस नहीं हुआ, या मैं तो 100% करने वाला था मेरा 100% नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं, 80 से 90% सिलेबस बहुत है। ठीक है, पेपर वाला ही जब 90 दे रहा है कि 90 में क्लियर करना है, तो आप ये बताओ 80 से 90% में तो आप बिल्कुल 100 प्लस स्कोर करोगे, 120 प्लस भी स्कोर कर जाओगे। ठीक है, अब बची तीसरी बात। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास है ना बिल्कुल टाइम नहीं है, 2-2.5 महीने है ना बिल्कुल जमे रहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, हाय मेरी हरियाणा जी के है, मेरी इंग्लिश है, मेरी हिंदी है। आपको टाइम की कमी नहीं है, कमी किस चीज की बच्चों, एक स्टेबिलिटी की। ठीक है, ब्रेन की स्टेबिलिटी की। आप आराम आराम से अगर टॉपिक निपटाओगे तो आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगे, बिना अनस्टेबल हुए। अनस्टेबल नहीं होना, चाहे आपने आज पूरा दिन में सिर्फ एक ही चैप्टर किया, बस उस एक चैप्टर के लिए बहुत खुश रहो कि आज मैंने इतना किया, कल मैं इतना और करूँ, उससे एक मोटिवेशन आती है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सोचोगे कि आज मैंने 3 चैप्टर करके भी बच्चे खुश नहीं है कि आज मैंने 3 ही किए थे, करने तो 6 थे, तो आप कल है ना नेक्स्ट डे आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाओगे। तो आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम सब बच्चों के पास उतना ही है, आपके पास भी उतना ही है। ठीक है, टाइम की कोई कमी नहीं होती, कमी किसकी होती है, ब्रेन की स्टेबिलिटी की। आपको अपने ब्रेन को स्टेबल करके चलना है कि नहीं मेरे पास पूरा टाइम है, मैं अच्छे तरीके से पेपर को करूंगा, अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को करूंगा और अच्छे तरीके से अपने PYQ को करूंगा। तो टाइम यहाँ पे आप इतना ज्यादा वो मत करो कि टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है, टॉपिक ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चल पड़ो, बस स्टार्ट करो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये पॉइंट मैं है ना आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये देखो। अपना जो सब्जेक्ट आता है ना बच्चों, वो आता है 60 नंबर में, सब्जेक्ट आता है अपना 60 नंबर का। ठीक है, उसमें से अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है बच्चों के साथ, बच्चे क्या कर लेते हैं, 1-2 किया, 11-12 किया, और 11-12 के बाद क्या किया, BSc की। ठीक है, और BSc में मानो ये 2 सब्जेक्ट थे आपके पास थी नॉन मेडिकल, और नॉन मेडिकल में आपको बायो नहीं आती, आपने 10वीं में ही बायो छोड़ दी थी, बायो नहीं आती आपको, ये 2 चीजें आती हैं।
बीएससी तक तो ठीक था, आपको ये दोनों चीजें आती हैं। एमएससी मानो आपने यहाँ से केमिस्ट्री से एमएससी कर ली, ठीक है, तो फिर आपको फिजिक्स भी नहीं आती। मतलब बच्चे ना इतना कट हो जाते हैं कि फिजिक्स से, कि मुझे तो फिजिक्स भी नहीं आती। ये ऐसा उनको लगता है कि मुझे ये नहीं आता, बल्कि ऐसा होता नहीं है कि उनको आता नहीं है। तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मुझे तो फिजिक्स भी नहीं आती, बायो भी, बायो ठीक है नहीं आ रही, 10वीं में छोड़ दी थी, मुझे नहीं आ रही बायो, ओके, लेकिन फिजिक्स नहीं आ रही, ये उनको लगता है। उनको ऐसे लगता है मुझे ये आता है, मैंने इसी में मास्टर्स कर रखी है, ये मेरे को अच्छे से आता है। तो आपको यहाँ पे तैयार कैसे करना अपना सिलेबस को, आप देखो, जो जिस चीज में आपने मास्टर्स कर रखी है, एमएससी कर रखी है, या फिर आपने मान लो इसमें एमएससी करी, या फिर एमएससी नहीं आपने बीएससी कर रखी है, तो आपको एक सब्जेक्ट तो ऐसा आता ही आता मिलेगा जो आपको 100% अगर तैयारी करोगे तो बिल्कुल 100% कर पाओगे। मान लो मुझे केमिस्ट्री आती है, तो मुझे ये 100% आती है, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल 100% करूंगी। अब मुझे फिजिक्स है, फिजिक्स ये है कि भाई केमिस्ट्री जितनी अच्छी नहीं लगती लेकिन अच्छी लगती है, तो मैं इसको 80% करूंगी, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों कर लेते हैं और इसको है ना ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैंने तो छोड़ रखी, मुझे बिल्कुल नहीं आती। तो मैं यकीन से कह रही हूँ बच्चों, जो बायोलॉजी जो छोड़ते हैं ना, सच में बायोलॉजी छोड़ने की चीज नहीं है। कई चैप्टर तो इतने ईजी होते हैं, देखते ही टिक, इतने इजी चैप्टर होते हैं, कुछ रटने वाली चीज होती है, कुछ समझने वाली चीज होती है। बायोलॉजी को स्किप बिल्कुल मत करना। कई बच्चे 2 कर लेते, 1 को छोड़ देते, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको पता है इसकी वेटेज भी इतनी है, अप्रोक्स कितनी है, यहाँ पे 20 नंबर की भी आ जाती है, 21 की भी आ जाती है, 22 की भी, मतलब इनकी जो वेटेज है वो ऊपर नीचे होती रहती है। कई एक क्वेश्चन 19 नंबर का आ जाता है, तो यहाँ पे ये 21 की आ जाती है, तो इनकी वेटेज काफी है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं छोड़ना बायोलॉजी को, बिल्कुल। हाँ, कम अच्छी लगती है अलग बात है। मानो बायोलॉजी के आपको 15 टॉपिक उसने मेंशन करके दे दिए, ठीक है, 15 में से 7 या 8 चैप्टर ऐसे होंगे बिल्कुल छोटे और बिल्कुल इजी, जो आपको क्वेश्चन ऐसे देखते ही हाँ इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, ऐसे आपको मिलेंगे बायोलॉजी में। तो आपको कम से कम ये भी 40 से 50% तो आपको बायोलॉजी भी करनी है, ठीक है। ये मैं जो करने वाली बता रही हूँ ये बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए आपकी एग्जैक्ट। और एक जो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, पता है क्या करते हैं, एक चैप्टर कर लिया, ओके, बायोलॉजी का था, मैंने ना मान लिया बायोलॉजी, मैंने सेल चैप्टर कर लिया, ठीक है। अब जब है ना सेल में ये सबको अच्छी लगती है, रॉबर्ट हुक ने दी थी सेल, और ये थी, ये थी, सबको अच्छी लगती है, लार्ज कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, ये सबको अच्छी लगती है। लेकिन जब सेल डिवीजन की बात आती है ना, सेल डिवाइड कैसे होती है, वो टॉपिक है ना वो छोड़ देते हैं बच्चे। मतलब सेल कर लिया और सेल में एक टॉपिक छोड़ दिया डिवीजन वाला, तो डिवीजन वाला छोड़ दिया, और क्वेश्चन कहां से आता है, डिवीजन में से ही मान लो क्वेश्चन दे दिया, टॉपिक में से, ये टॉपिक में से ये टॉपिक नहीं छोड़ना, ठीक है। चैप्टर में से टॉपिक नहीं छोड़ोगे आप, चाहे चैप्टर को छोड़ दो, चैप्टर छोड़ सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चैप्टर में से टॉपिक को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आपने 7 चैप्टर कर लिए, 7 छोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 को ऐसे करो उसमें से कुछ मत छोड़ो, ये गलती हो जाती है। आप कर भी लोगे और अनस्टेबिलिटी भी रहेगी कि ये छोड़ रखा ये पोर्शन, और फिर क्वेश्चन क्या पता इसी पोर्शन से आपको मिल जाए, तो ये गलती मत करना बच्चों। चलो हमारा ये भी हो गया कि हमने कैसे कैसे इनको सबको करना। ये रेशियो चेंज भी हो सकता है, किसी को बायोलॉजी भी 100% आती हो, ठीक है, हर तरीके के बच्चे हैं, किसी को केमिस्ट्री बिल्कुल ना आती हो, तो आपको रेशियो यही रखना है 40 से 50, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे से आता है। हमें फिर यहाँ से क्या होएगा, अब देखो हमें ये पता चल गया कि हमें अपने सिलेबस को ऐसे ऐसे डिवाइड कर लिया, टॉपिक मिल गए, टॉपिक में जो करना वो ये टिक, और जो नहीं करना वो क्रॉस। अब मैं इनको करूं कहां से, ये तो ठीक है 100% हो गया, 80% हो गया, 40 करूं कहां से। तो देखो बच्चों, आपको इन तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 9th एंड 10th की 100% गोट देनी है, वो चाहे बायो की हो, केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, 10वीं की, 9th की और 10th की एनसीईआरटी गोट देनी है बच्चों, ठीक है। उसमें कसर नहीं छोड़नी, एक बार पढ़ी जाए एक बार, 2 बार पढ़ी जाए 2 बार, 3 बार पढ़ी जाए 3 बार। आप बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर होते थे 2-2 3-3 पेज के, एक दिन में आप एक टाइम भी 2 घंटे भी निकालोगे तो एक चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 9th 10th की आपको एनसीईआरटी यहाँ से रट देनी है बिल्कुल, ठीक है।
अब दूसरी बात, जो 11th और 12th है ना, 11th और 12th, जो आपके पास 11th 12th की बुक जो आपके टीचर्स ने लगवाई थी, आपको उसी में से करना है, क्योंकि वो आपकी पढ़ी हुई है, आप उससे नॉन हो, आपने देखी हुई है चीजें, तो आप वहीं से करोगे, इसके लिए बुक नहीं लोगे। और 11th 12th है, उसके जो चैप्टर है, मानो आपका कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपको उसी में से एटॉमिक स्ट्रक्चर करना है और उसी के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, 9th 10th की एनसीईआरटी को बिल्कुल घोट देना है, जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ना है। घोटने का मतलब ये नहीं कि रटना नहीं है, साइंस तो वैसे भी रटने की चीज नहीं है। घोट देना इन द सेंस, उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, अच्छे से तैयार करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और 11th और 12th है, उसका जो बेसिक है 11th और 12th, उसका बेसिक आपको पढ़ना है 11th और 12th, ठीक है। तो आपको यहाँ पे उसका पढ़ के और क्या नोट्स साथ में प्रिपेयर करने, ये दो चीजें आपको करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हमारा सब्जेक्ट हो गया, 3 टॉपिक आते हैं, हमें ये भी पता चल गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हमने डिवाइड भी कर लिया सिलेबस कि एक पूरा करेंगे, एक को ऑफ करेंगे, और एक का 80-90% सिलेबस तो हमें करना ही है। मानो इसमें से कोई एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं है, लेकिन आसान मत छोड़ देना कि ये है ना, मैं ज्यादा हो गई मैं इसको छोड़ दूंगा, ऐसा मत करना। अब आप देखो, एनसीईआरटी करनी है बिल्कुल, 9th और 10th की एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से, 11th और 12th का बेसिक जो आपके पास बुक है, जो टीचर्स ने लगवाई है, उसका करना, और उसी में से आपको क्वेश्चन करने, ठीक है, आपको ये चीज करनी है। अब देखो दूसरी बात, आज मैं सिर्फ साइंस की बात करूंगी, जो बचा हुआ 90 नंबर है उसकी बात नहीं करूंगी। अब देखो, जो हमारा जनरल सेक्शन है ना बच्चों, उसमें से हम जितना स्कोर कर पाए अच्छी बात है भाई, जितना स्कोर हमसे हो पाए ना वो अच्छी बात है। कई बार क्या होता है कि जो इजी चीज है ना, जैसे हिंदी है, हिंदी थोड़ी आसान है, सबको आसान लगती है, पेपर में क्वेश्चन नहीं होते, वो एक डिफरेंट मैटर है कि हिंदी में भी 3 या 4 लोगों के आते हैं, लेकिन हिंदी आसान है, ठीक है। इंग्लिश है, बेसिक ग्रामर है, मैथ है, रीजनिंग है, हरियाणा जी के हैं, बिल्कुल आसान आसान है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। पहले क्या होता था बच्चों कि पेपर है ना, मतलब थोड़ा सा आइडिया होता, जैसे हिंदी में है ना एक पैराग्राफ होता था, उसमें पता चल जाता था कि पेपर देखते ही, लेकिन अब पेपर बिल्कुल अनसर्टेन है, पेपर में कोई भी ये नहीं है कि ये फिक्स नहीं है पेपर कि हमारा जनरल सेक्शन आसान आएगा या सब्जेक्ट आसान आएगा, क्या पता, ये कई बार ये इतना इजी दे देता है और सब्जेक्ट इतना टफ दे देता है, और कई बच्चों ने सब्जेक्ट गोटा हुआ होता है और इसको थोड़ा सा वीक छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, हमें इसको भी बिल्कुल प्रॉपर करना और इसको भी बिल्कुल प्रॉपर करना, पढ़ना अच्छे से है, पढ़ना हमें बिल्कुल अच्छे से है, ठीक है। पहले की बात बता देती हूँ मैं आपको, जैसे कई बार है ना सब्जेक्ट को बिल्कुल इतना इजी डाल देते थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे साइंस के, ठीक है, तो आप साइंस से ही 60 में से 50-55 ये ले लेते थे नंबर, तो जनरल सेक्शन में आप आराम से, जैसे मैथ छोड़ दिया, किसी ने रीजनिंग छोड़ दी, नहीं आती छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें कुछ नहीं पता कि कौन सा इजी आएगा कौन सा टफ आएगा, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें अपने दोनों टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, इनमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी, इनको बहुत अच्छे तरीके से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब चलो, मैं इसकी बात ज्यादा नहीं करूंगी कि साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और ये ज्यादा नहीं करूंगी मैं, हमें सिर्फ अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी है, सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना। देखो एक बात ये भी देखो यार, सब्जेक्ट आना भी तो चाहिए हमें, हमने क्या किया, 11th 12th कर ली, बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, अभी भी हमें सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो थोड़ी अजीब बात है ना। तो हमें सब्जेक्ट आना भी चाहिए और अच्छे से आना चाहिए, कल हम पढ़ाएंगे 9th 10th को तो वहां भी काम आएगा, सब्जेक्ट को हमें बिल्कुल अच्छे से करना है। अब दूसरी बात, पढ़े कहाँ से, ठीक है, ये तो बता दिया आपने मैम, एनसीईआरटी से पढ़ लो, एनसीईआरटी से कर लो और 11th 12th से कर लो, लेकिन और हम पढ़े कहाँ से ये चीजें, ठीक है, बुक ना पढ़े तो क्या करें हम, पढ़े कहाँ से, तो भाई मैं तो अपने ही चैनल का नाम लूंगी, और किसी के चैनल का तो मैं क्यों लूंगी नाम, आप मेरे चैनल पे पूरी साइंस में करवाऊंगी, आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी जहां से आपका मन करे, कहीं से भी मन करे, आप बस पढ़िए, आप अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए, ठीक है, कोई मैटर नहीं है, कोई चीज ये इफेक्ट नहीं करती कि आपने कहाँ से पढ़ा है, आप किसी को किसी की अच्छी लगती, किसी को किसी की अच्छी लगती, मैं अपनी बता देती हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि कॉमर्स सेक्शन को भी मैं लेके चलूं, ठीक है, लेकिन इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगी।
अब तो ये हो गया। अब हो गई लास्ट बात, हमने अपना सिलेबस बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लिया। हमने फिजिक्स कर ली, केमिस्ट्री कर ली, बायोलॉजी कर ली। अब दूसरी बात, ये तो कर ली, साथ में हमें पी वाई क्यू भी करनी है। साथ में हमें पी वाई क्यू साथ में ही करने हैं। अब हमने इसका एक टॉपिक कर लिया, कंप्लीट कर लिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को हमने बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके हमें पी वाई क्यू भी देखने हैं कि कैसे पूछे क्वेश्चन वाले ने, या हमने ज़्यादा किया है, कम किया, हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई, वो हमें कौन बताएगा? पी वाई क्यू बताएंगे। ठीक है, अब देखो पी वाई क्यू है ना, साथ में टॉपिक के साथ में लेके बैठोगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि बैठना ही बैठना है। क्योंकि बिना पी वाई क्यू को हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पी वाई क्यू साथ में लेके बैठनी है। तो आप इसको साथ में लेके बैठोगे, इसको साथ में करोगे, और हमें साथ में देखो टॉपिक खत्म होने के बाद पी वाई क्यू किए हमने। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी से तैयारी स्टार्ट कर लेंगे, अब तैयारी स्टार्ट कर ली उन्होंने, नोट्स बना लिए, रख लिए, ठीक है, अगला चैप्टर किया, उससे अगला चलते जाएंगे। बच्चों देखो फिर जब पेपर आता है ना, तब हमें वो जो चीजें स्टार्टिंग में की थी ना, वो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। बीच में हमें रिवीजन टाइम जरूर निकाल लेना चाहिए, रिवाइज सिलेबस को जरूर करना चाहिए। ठीक है, रिवीजन का अपना टाइम निकालो कि संडे के दिन है ना, मुझे और कुछ नहीं पढ़ना, ये सारा रिवाइज करना। क्योंकि देखो सब्जेक्ट भी तो देखो ना कितने सारे हैं, बिल्कुल डिफरेंट। अब देखो एक तो साइंस है, साइंस पढ़नी, एक हरियाणा जी के देखो, मतलब बिल्कुल अपोजिट अपोजिट चीजें हैं, ये तो है नहीं। हाँ ये है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साइंस है भाई, ये ठीक है, कॉमन है, एक जैसी सी हैं, हम पढ़ सकते हैं। साइंस के स्टूडेंट है तो हमें अलग नहीं लग रहा, लेकिन हमें हरियाणा जी के थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है कि कहाँ से कुछ रटने वाला है। तो हमें क्या करना है, रिवीजन को मल्टीपल टाइम लेके चलना है, रिवाइज बार बार करना है सिलेबस को। अब देखो पी वाई क्यू करने हैं साथ में, और रिवीजन भी करनी है। ठीक है, रिवाइज भी सिलेबस को साथ साथ करते रहना है। ठीक है, और बच्चों अपनी तैयारी इस तरीके से कीजिए, अब भी से ऐसे स्टार्ट करोगे ना आप कि मुझे पेपर पास करना है, मुझे अब अपनी एक प्रॉपर वे से सेट करके बैठो कि मुझे ये टॉपिक है, यहाँ से करना है, इतना करना है, इतना टाइम इसको देना है। आप यकीन मानो आपका पेपर ज़रूर पास हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू।